नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं अनकट। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से आते हैं सोनू साहनी। वो नौगांव, जो श्रीनगर का रेलवे स्टेशन है, वहां अपने 6 भाइयों के साथ बैठे हुए हैं। अलग अलग चादरों में कुछ सामान घर का जरूरी बंधा हुआ है। पोटली है जिसमें अपनी आजीविका लेकर चलते थे। अपने गांव लौट रहे हैं। सोनू साहनी का कहना है कि वो सर्दियों में मूंगफली का ठेला लगाते थे या चने बेचते थे, बाकी समय फल बेचते थे। और 2019 में जब धारा 370 हटाई गई थी तब अपने गांव चले गए थे, लेकिन गांव में जमा पूंजी खत्म हो गई तो वापस आ गए। वो कह रहे हैं कि जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं, मजदूर तो वैसे ही इस दुनिया पर बोझ है, अब तो हम पर गोलियां चलाई जा रही। एक कहानी और है मोहम्मद कफील की। 20 साल के हैं, सुल्तानपुर से हैं, मिस्त्री हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये आतंकवादी हम मजदूरों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। हम तो राजनीति भी नहीं समझते, हम तो यहाँ सिर्फ आजीविका कमाने आए हैं। अरमान अंसारी भी 20 साल के हैं, 4 भाई हैं इनके, ये भी मिस्त्री हैं, रामनगर बेतिया जिले से आते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर कोई स्थानीय आदमी मरता है तो यहाँ लोग बंद का आयोजन करते हैं, हड़ताल पर उतर आते हैं, लेकिन हमारे लिए कौन लड़ेगा, हमारे लिए कौन संघर्ष करेगा, हमें कौन प्रोटेक्ट करेगा, कौन सुरक्षा देगा। इसी तरह एक और मजदूर है मोहम्मद हाफिज, 52 साल के, बिहार के किशनगंज से। वो ये कह रहे हैं कि लोकल लोग अच्छे हैं, हेल्पफुल हैं, लेकिन मैं छोड़कर अब जाने वाला नहीं हूँ विपरीत परिस्थितियों के बावजूद। अगर किसी गोली पर मेरा नाम लिखा है तो वो मुझ पर चलेगी ही चलेगी, चाहे श्रीनगर में चले या फिर अपने गांव में। मंडल हैं जितेंद्र मंडल, भागलपुर बिहार, 48 साल के, जो आइसक्रीम बेच रहे हैं 2000 से श्रीनगर में। उनका कहना है कि मैं यही उम्मीद कर रहा हूं कि जो हमको टारगेट बना रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि गरीब आदमी को मारकर आपकी 4 चांद आपके लगने वाले नहीं है। हम तो आत्मरक्षा में भी गोली नहीं चला सकते, हमारे पास तो कोई हथियार भी नहीं है, तो हमें क्यों निशाने पर लिया जा रहा है। ऐसी भी ढेर सारी और कहानियां हैं। ये कहानियां आ रही हैं श्रीनगर से। अक्टूबर के महीने में करीब 10-11 लोग ऐसे जो बाहर के लोग हैं जिनका आधार कार्ड देखा गया, पहचान की गई और गोली मार दी। कोई भी आया, छोटी सी पिस्टल लेकर आया, गोली मारकर चला गया। अब आखिर ये मजदूर श्रीनगर जाते क्यों? श्रीनगर मजदूर 3 से 5 लाख हर साल जाते हैं। ये राजस्थान से जाते हैं, उत्तर प्रदेश से जाते हैं, बिहार से जाते हैं, उत्तराखंड से जाते हैं। मोटे तौर पर बिहार का उदाहरण ले तो बिहार में दिहाड़ी मजदूरी सिर्फ 250 रुपए है अकुशल मजदूर के लिए, लेकिन श्रीनगर में 500 रुपए की दिहाड़ी मिल जाती है। अगर आप थोड़े बहुत कुशल हैं, मिस्त्री हैं या सेमी स्किल्ड हैं, अर्ध कुशल हैं, तो आपको 600 से 700 रुपए की दिहाड़ी मिल जाती है, जो आपके लिए बहुत होती है। कुल मिलाकर साल में 8-10 महीने ये लोग काम करते हैं और सर्दियों में 15 नवंबर के आसपास इनके घर लौटने का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन ये इस बार सिलसिला जल्दी शुरू हो गया है और आतंकवादी चाहते हैं कि जल्दी जाएं, दहशत इस बहाने फैलें और फिर ये लोग लौट कर नहीं आए और स्थानीय लोगों में भी दहशत फैलाने की कोशिश इस रूप में की जाए। आखिर आतंकवादी ये क्यों चाह रहे हैं? आतंकवादी शायद इसलिए चाह रहे हैं कि उनके पास अब असला नहीं बचा, या ट्रेनिंग उनकी पर्याप्त नहीं हुई, या बड़े फिजाइन हमले के लिए जो तैयारी चाहिए, जो पैसा चाहिए, वो सब नहीं आ रहा, या सुरक्षा एजेंसियां और ज़्यादा चौकस हो गई हैं, या फिर आप सुरक्षा एजेंसियों पर हमला करते हैं, सैन्य ठिकानों पर हमला करते हैं तो आपकी भी मारे जाने की आशंका, संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में एक स्थानीय आदमी तैयार किया, जेब में कुछ पैसे डाले, एक छोटी सी पिस्टल थी, उसने मारा और पिस्टल कहीं नाले में फेंकी और गायब हो गया। और पुलिस वाले, सुरक्षाकर्मी, रॉ के खुफिया एजेंसी वाले भी पकड़ में नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो रडार में है ही नहीं। तो ये एक स्ट्रेटेजी है। इसका तोड़ क्या है, इसका तोड़ क्या निकल सकता है, इस बारे में बात करेंगे। लेकिन मोटे तौर पर क्या कश्मीर में जो एक तरह से पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो गया है, क्या आतंकवादी चाहते हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस को स्टाल कर दिया जाए, रोक दिया जाए, या फिर कश्मीर को लेकर भारत सरकार जो कुछ कर रही है, 2 साल पहले जो 35 से हटाया गया, धारा 370 हटाई गई, उसके खिलाफ आतंकवादियों को 2 साल के बाद मौका मिला है, उनका इसलिए गुस्सा फूट रहा है।
सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर में इन दिनों कंस्ट्रक्शन का बहुत काम चल रहा है। एम्स बन रहा है, श्रीनगर में भी बन रहा है, जम्मू में भी बन रहा है, हाईवे बन रहे हैं और पुल बन रहे हैं, रेल लाइन बिछ रही है। इसमें मजदूरों की बहुत ज़रूरत पड़ती है और ये मजदूर बाहर का ही आता है। सेब के बागान हैं, सेब तोड़ने के काम भी मजदूरी करते हैं। ड्राई फ्रूट्स के में भी मजदूर, बाहर के मजदूर ये काम करते हैं। और टूरिज्म भी बढ़ रहा था। तो क्या आईएसआई के एजेंट या पाकिस्तान की सेना या आतंकवादी जो उनको प्रश्रय वहां से मिल रहा है, वो कश्मीर की जनता को अपने खिलाफ नहीं कर रही? ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। आखिर आजीविका से जुड़े हुए ये मजदूर हैं। अगर टूरिज्म हिट होता है तो कश्मीर का आम आदमी प्रभावित होता है। अगर सेब के बाग से वक्त पर सेब नहीं तोड़े जाते तो सेब वहीं सड़ सकता है, जिसका नुकसान वहाँ के आम आदमी को होता है। और अगर आम आदमी को लगेगा कि ये सारा का सारा काम आतंकवादी उनके खिलाफ कर रहे हैं, तो वो आतंकवादियों के खिलाफ जाएंगे, उनको प्रश्रय देना कम करेंगे, उनको अपने घर में जो ठिका देते हैं। कुछ लोग कहते हैं स्लीपर सेल्स की संख्या कम होगी, या इस बात का डर नहीं है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की सेना का इस समय इससे बड़ा प्लान है। बड़ा प्लान इस समय दहशत फैलाना है। बड़ा प्लान इस समय बताना है कि देखिए वो अपनी नई स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे हैं, और खुफिया एजेंसी को चुनौती देना है कि ऐसे लोगों को पकड़ कर तब दिखाएं। अब इसका तोड़ क्या है? तोड़ सबसे बड़ा है पॉलिटिकल प्रोसेस को स्टार्ट जो किया है उसमें और तेजी लाना। अब देखिए धारा 370 वापस लगाने का कोई बात नहीं कर रहा। आमतौर पर सभी पॉलिटिकल पार्टियां कह रही हैं कि हमें स्टेटहुड का दर्जा दे दिया जाए, जो कि पहले मिला हुआ था और उसके बाद फिर यूनियन टेरिटरी बना दिया था। स्टेटहुड का दर्जा केंद्र सरकार कह रही है हम देंगे, वक्त आने पर देंगे। ये वक्त कब आएगा ये भी पता नहीं है। चुनाव से पहले आएगा या चुनाव के बाद आएगा। चुनाव कब होंगे ये भी पता नहीं। अभी परिसीमन आयोग की लिमिटेशन का जो कमीशन है वो अपना काम कर रहा है। सीटों का नए सिरे से निर्धारण हो रहा है। ये प्रोसेस खत्म होगा तब फिर पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होगा। लेकिन इस बीच एक पॉलिटिकल प्रोसेस सरकार इस रूप में भी शुरू कर सकती है, सभी दलों के साथ सर्वदलीय बैठक बुलाकर भी। ये जरूरी भी है क्योंकि कुल मिलाकर कश्मीर की समस्या भारत और पाकिस्तान का बाइलैटरल इश्यू है, मान चुके हैं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि कश्मीर की समस्या का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तान से बातचीत की कोई जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं आखिर एक वक्त ऐसा आएगा जब पाकिस्तान से बातचीत करनी ही पड़ेगी और इस मसले पर बातचीत होगी। चलिए वो बात छोड़ दी जाए आज की तारीख में फिलहाल के लिए, लेकिन अपने लोगों से तो बातचीत हो सकती है, क्योंकि इस कश्मीर की समस्या का कोई पॉलिटिकल समाधान है, इसका कोई सैन्य समाधान, मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है। ये बात सेना के लोग भी कह रहे हैं, ये बात सरकार के लोग भी कह रहे हैं, ये बात कश्मीर के जानकार भी कह रहे हैं कि जो वहां जो प्रतिनिधि मंडल जाते रहे हैं वो भी अपना आंकलन पेश करते रहे हैं कि कश्मीर की समस्या का पॉलिटिकल हल ही निकल सकता है। और पॉलिटिकल हल तभी निकलेगा जब सभी पॉलिटिकल पार्टीज को जो जिनका स्टेक है उनसे बातचीत की जाए, उनके नजरिए को समझने की कोशिश की जाए, जनप्रतिनिधियों के भरोसे को जीता जाए। जनप्रतिनिधि अपने अपने इलाके में ठीक ठाक असर रखते हैं, उनके माध्यम से आतंकवादियों की कमर तोड़ना और ज्यादा आसान हो सकता है। ऐसे पिस्टलधारी जो यहाँ वहां हमले करके भाग रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी, इनकी पहचान, इनको पकड़ पाना, ये काम भी और ज्यादा आसान हो सकता है, क्योंकि ह्यूमन इंटेलिजेंस यहाँ काम आएगी। यहाँ पर ड्रोन की इंटेलिजेंस काम नहीं आएगी, यहाँ रॉ की दूसरी इंटेलिजेंस काम नहीं आएगी। यहाँ इंटरसेप्ट हो गए चीजें मोबाइल फोन पर या दूसरे तरीकों से कोई बात कर रहा है टेलीग्राम पर या दूसरी विधि से, उनसे काम नहीं चलने वाला। यहाँ तो ह्यूमन इंटेलिजेंस काम आएगी। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस पे पॉलिटिकल प्रोसेस, पॉलिटिकल जनप्रतिनिधियों का सहयोग एक अच्छी वो हो सकता है। दूसरी एक बात कही जा रही है कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, तो कश्मीर को लेकर जो भी नीतियां बनती है उसका कश्मीर से बाहर चुनावी फायदा उठाने के लिए उजूल फिजूल बयान नहीं दिए जाने चाहिए, जैसा कि देते रहे हैं। जैसा कि कुछ एक पार्टी विशेष जो आप जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, इसका चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में इसका फायदा उठाने की कोशिश करती रही है। अब मान लीजिए कहीं दक्षिण भारत में कहीं पंचायत चुनाव हो रहा है, कहीं नगर निगम मेयर का चुनाव हो रहा है, वहां पर हमने धारा 370 हटा दी, ये कहने की क्या जरूरत है? अब तो हर आदमी कश्मीरी लड़की, गोरी कश्मीरी लड़की से शादी कर लेगा। ये वहां की जनता का अपमान है। कोई भी जाके जमीन खरीद लेगा। अरे भाई आप हकीकत समझिए, जम्मू कश्मीर पहाड़ी राज्य है, वन क्षेत्र बहुत है, दुर्गम इलाके बहुत है,
50-55% जमीन तो सरकार के पास है, वन क्षेत्र में है, जो बिकने वाली नहीं है, सरकार बेचने वाली नहीं है। इसके बाद भी एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो सरकार ने वो जमीन एक्वायर कर रखी है। एक हिस्सा ऐसा है जहां पर कुछ बन नहीं सकता, कोई निर्माण नहीं हो सकता, कोई सेब का एक पेड़ भी नहीं लग सकता बागान के रूप में। तो वहां कोई क्यों जमीन खरीदेगा? फिर वहां के मिलिटेंसी का भी दबाव है, वो भी दबाव कहीं ना कहीं काम आता है कि लोकल आदमी अपनी जमीन जायदाद कश्मीर के बाहर किसी आदमी को बेचने से पहले 10 बार सोचेगा। लेकिन हो अल्लाह ऐसा मचा दिया जाता है कि अब ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, लेकिन मूल काम नहीं हो रहे। कश्मीर की जनता, युवा जिसकी बेरोजगारी की समस्या है, उसकी स्कॉलरशिप को लेकर भी विवाद उठता रहा है कि मनमोहन सिंह टाइम में इतना दिया जाता था, इस सरकार ने इतना कम कर दिया, या वेरिफिकेशन के नाम पे कुछ लोगों के नाम काट दिए गए। ये प्रॉब्लम है, ये भी एड्रेस होनी चाहिए ताकि विश्वास जीत सके। सबसे बड़ी बात है कि मजदूरों की कहानी, मजदूरों का दर्द मैंने आपके सामने सुनाया। 1990 के दौरान जो कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हुआ था, कुछ वैसा ही अब मजदूरों में दहशत देखी जा रही है। बहुत से मजदूर हैं जो मैं अभी नाम मुझे याद नहीं आ रहे, जो मैं अखबारों में पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं कि साहब हम कई सालों से रह रहे हैं। कोई लोग कह रहे हैं हम सन 2000 से यहाँ आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2016 में बुरहान वानी का जब एनकाउंटर हुआ था, फिर जो अशांति फैली थी, या 2019 में धारा 370 तब जो माहौल बिगड़ा था, तब भी ऐसी डर की, ऐसी दहशत की भावना दिल में नहीं आई थी। इस समय आ रही है। एक शख्स का कहना था जो एक दुकान में, किराने की दुकान में नौकर का काम करता है, कि कोई ग्राहक आता है हमारे पास तो हम डर जाते हैं, दहल जाते हैं कि भाई ये ग्राहक है या कोई आतंकवादी है। अभी जेब में हाथ डालेगा पैसे निकालने के बहाने और पिस्टल निकालेगा, कहीं गोली मारकर तो नहीं चला जाएगा और हमें बचाएगा कौन? ये तरह का डर है, ये दहशत है। सरकार कह रही है, इस तरह की खबरें आई है कि पुलिस कह रही है कि जो हम पहचान कर रहे हैं, जो प्रवासी मजदूरों की, शाम ढलते ही वो हमारे यहाँ आ जाए, हमारे कैंप में रहें, फेंस के अंदर रहें, सुरक्षित रहेंगे। लेकिन ये एक तात्कालिक सलूशन हो सकता है, लेकिन ये स्थायी समाधान तो इस समस्या का बिल्कुल भी नहीं है। ये बात सब समझ रहे हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि वैसे भी कोई 15 नवंबर से तो लोग चले ही जाते थे, 4 नवंबर दिवाली है तो 4 नवंबर से पहले ही बहुत लोग जाने की सोच रहे थे, तो अब थोड़ा और 15 दिन पहले चले गए तो क्या फर्क पड़ रहा है। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में राजनीति का सिलसिला इसको लेकर भी अपने अपने तरीके से शुरू हो गया है, जो बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।